तो हाँ जी दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा है जो ग्रीस में अभी वैकेंसी ओपन हुई है, जो कि प्रोडक्शन वर्कर वेयर हाउस में, और जो स्किल्ड वर्कर है इलेक्ट्रिशियन हो गए, जहाँ प्लम्बिंग होगी, एमईपी डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनकी वैकेंसी है और इसमें एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर भी। ठीक है, ये फ्रेशर के लिए यो है, उनकी जो सीवी है वो हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो स्किल्ड वर्कर है जो गल्फ़ में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, चाहे इंडिया में हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर या इसी टेक्नीशियन कुछ भी हो, तो उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है और वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है इनका। ठीक है, और मैं अभी जो इनका प्रोसेस बाई प्रोसेस है, जो स्टेप है, ठीक है, वीज़ा को लेके मैं वो आपको गाइड कर देता हूँ, जिसमें आशिक आपको बताएगा इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी, और अकोमोडेशन इसमें रहने वाली है या नहीं रहने वाली। ठीक है, तो आशिक मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो अभी वैकेंसी जो कि रिसेंटली ओपन हुई है उसमें जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर है, जो स्किल्ड में सैलरी कितनी हो सकती है आफ्टर टैक्स, और जो अनस्किल्ड है उसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ग्रीस में। सबसे पहले जो अनस्किल्ड वर्कर है उनकी सैलरी स्ट्रक्चर रहेगी आफ्टर टैक्स डिडक्शन, आई थिंक 750 to 1000 ऑलमोस्ट बिटवीन। हाँ और जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी सैलरी रहेगी अबव 1000 to 1300, हाँ ये जिसमें आपका एकोमोडेशन इंक्लूडेड रहेगा। हाँ हाँ आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, फैक्ट्री वर्कर हो, वेयर हाउस हो, हॉस्पिटलिटी रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, हाँ तो ये सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। हाँ, तो ये बात हो गई। बाकी ना बहुत सारे जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन होते हैं सब कैंडिडेट के, जो इसका प्रोसेस है, ठीक है, उनका जो प्रोसेस है वो भी एक बार क्लियर कर दो कि उनको, क्योंकि बार बार व्हाट्सएप पे वही मैसेज आते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। और मैं आपको अभी ये बता दूं, अभी जो हम वीडियो में प्रोसेस बताने वाले हैं ना, तो सेम यही प्रोसेस है, आप चाहे व्हाट्सएप पे पूछो, कहीं भी पूछो, ये सेम प्रोसेस ही रहने वाला है। तो आप मुझे बताएं जो इसका स्टार्टिंग प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस से लेके इसका ऑफ़र लेटर, जहाँ वर्क परमिट, उसके बाद जो वीज़ा वगैरह, आप वो भी मुझे थोड़ा बता दो। इसका जो स्टार्टिंग प्रोसेस रहेगा मैं आपको क्लैरिटी बता देता हूँ। पहले क्या होता है, आप कोई भी एम्प्लॉयर आपका सीवी सिलेक्शन करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है सीवी सिलेक्शन के बाद वो ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती है, उसके बाद वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करती है, उसके बाद आप सारा डॉक्यूमेंट्स बीएफएस में सबमिट करते हो, देन बीएफएस एम्बेसी को देती है और एम्बेसी वीज़ा प्रोवाइड करती है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस जो रहता है 3 to 4 मंथ्स रहता है, और मिनिमम 6 मंथ भी लग सकता है। तो आप ऑलमोस्ट अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ लगता है, पर 3 to 4 मंथ्स में वीज़ा रेशियो हो जाता है ग्रीस का, और जो वीज़ा है वो 99% वीज़ा रेशियो सक्सेसफुल है। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ना एजेंट, जैसे हमने पहले वीडियो में बताते हैं कि 45 डेज़ में वीज़ा बोल देते हैं ग्रीस का या किसी और कंट्री का, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है ना, वो ऑफ़र लेटर के बाद होता है। जब आप ऑफ़र लेटर साइन कर देते हो, बाद में इसका जो प्रोसेसिंग टाइम वर्क परमिट का जो मेन है, जिसने आपको परमिशन देनी है उस वहाँ आने के लिए, ठीक है, आपकी आज मान लो रजिस्ट्रेशन की है, तो वहाँ से आपका ये जो मतलब कि टाइम है प्रोसेसिंग, वो नहीं स्टार्ट होगा, वो ऑफ़र लेटर साइन के बाद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और जैसे कि माल्टा में देखो पहले बहुत सारे वीज़े हुए भी, और देखो रिजेक्शन भी आती है, माल्टा में आती है स्पेशली। ठीक है, अभी माल्टा कंट्री भी इतनी जल्दी इजीली वीज़ा नहीं देती, पहले थी, पहले तो बहुत धड़ाधड़ वीज़े थे, अभी बहुत कुछ इमिग्रेशन को लेके बहुत कुछ होता है। और स्किल्ड वर्कर स्किल पास आ गया, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंट हुए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि माइग्रेंट को रोकने के लिए, क्योंकि ये भी चाह रहे कि यहाँ पे माइग्रेंट बहुत ज़्यादा आ गए और जो लोकल सिटीजन है उनके पास भी काम नहीं है। तो हर कंट्री अपना जीडीपी, इकोनॉमी और अपने सिटीजन को ज़्यादा प्रीफर करती है, तो इस वजह से वीज़ा रेशियो जो माल्टा का है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। स्पेशली इन्होंने कुछ कंट्रियों को बैन भी किया है जिनके वीज़े नहीं लग रहे। यही है। बाकी मैं आपको हम बता देते हैं कि जो ग्रीस है ना, इसका जो पॉसिबिलिटी है पीआर को लेके, ठीक है, वो भी है इसमें बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें 5 साल आप उधर मान लो रहते हो, तो देखो आप किसी कंट्री में तो जो लैंग्वेज कोर्स वो करना पड़ता है, चाहे क्लास उसमें क्लियर करनी या कुछ भी करना है, इसमें ग्रीस में है। ठीक है, आपका चांसेस हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो जो आप देखो मैंने पहले बोला था ना, जो नॉर्वे के लिए, जहाँ लग्जमबर्ग के लिए जो भागते हैं, बाद में होता कुछ नहीं है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है, सर्विस चार्ज ज़्यादा नहीं है, साफ़ क्लियर बात है।
इसमें जो सर्विस चार्ज हमने 2 तरह के बनाए हैं, एक इंक्लूडिंग टिकट है और एक विदाउट टिकट है, ठीक है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। बाकी इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली नेपाल से बात कर रहा हूँ, जो वहाँ से आते हैं 15-15 लाख करेंसी दे के इंडियन। तो ऐसा नहीं है अभी कुछ भी, ठीक है, जो भी है सब परफेक्ट होगा। आपका जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगा, फिर आपका जो ऑफ़र लेटर उसके बाद होगा, फिर जब आपका परमिट आता है उसके बाद होता है, वो एक मिनिमम अमाउंट होता है। उसके बाद जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है उसके बाद लास्ट अमाउंट जो है तब होता है, ठीक है। बाकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात ऑनलाइन जॉब है वो फंडामेंटल भाई ख़त्म हो गया, अभी वो नहीं चलता, ठीक है। अभी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनके थ्रू स्टाफ हायरिंग होता है किसी भी कंट्री में। तो आप जो यूट्यूब पे देखते हो ना फलानी जगह जी इतनी वैकेंसी है, ऑनलाइन अप्लाई करो, सीवी देखो, हम सीवी बेचने नहीं निकले, मैंने जैसे पहले वीडियो में बोला था ना, कवर लेटर बेचने हम निकले हैं। बाकी जो फ़ाइल है, फ़ाइल का प्रोसेस है, यहाँ तक कि आपका वर्क परमिट से इंश्योरेंस तक वो पूरा कंप्लीट करके आपको देंगे। आप वीएफएस में जाओ, वहाँ आपका बायोमेट्रिक होगा, देन आपका जो वीज़ा स्टैंप होके आपके हाथ में आएगा। वीज़ा आने के बाद जो उसका प्रोसेस है, आप जब वीज़ा आ जाता है ना, कई बंदे क्या करते हैं फ़्लाइट करा के डायरेक्ट चले जाते हैं। भाई इन्फॉर्म करो पहले हमें, ठीक है। आप वीज़ा भेजोगे हमें, वो मेल में डालेंगे, वो कंपनी में जाएगा, वहाँ से फिर मेल आएगी कि हाँ भाई इस बंदे को, इस बैच को ये डेट पे बुलाना है, ताकि कंपनी रिसीव करे उधर आके। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बंदे होते हैं, वीज़ा लग गया, पासपोर्ट ले गए, उसके बाद वो कंसल्टेंसी को बताते भी नहीं है, वो डायरेक्ट फ्लाई करके निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। देखो कहीं ना कहीं हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा मत करो। और जो बीएफएस का है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है बीएफएस में, जो फाइल प्रिपरेशन है, जैसे आपका मेडिकल क्लेम्स है, आपका इंश्योरेंस है, आपका टिकट्स है, वो सारा कुछ हम प्रिपेयर करके देंगे। सिर्फ आपको इंटरव्यू क्रैक करना है और उसके बाद सिर्फ और हाँ, इसमें आपको बीएफएस में फाइल सबमिट करना है, आपको कुछ नहीं करना। इसमें और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो इंटरव्यू है ना, वो आपकी 90% इंटरव्यू नहीं होगी, ठीक है। 10% इंटरव्यू आ सकती है, 90% तो नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस को लेके इंटरव्यू नहीं होती। और जो बंदे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जो ऑलरेडी गल्फ में काम कर रहे हैं, उनकी भी इंटरव्यू नहीं होती, वो ऑलमोस्ट। हाँ, जो इंडिया से आना चाहते हैं ना, उनके लिए हो सकता है। स्किल्ड वर्कर की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि वेयर हाउस और फैक्ट्री वर्क, इसमें इंटरव्यू कुछ नहीं होता। वो तो वहाँ जाके आपको 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती है, सब उधर कंपनी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दे देती है, बाकी सारा कुछ सही हो जाता है। बाकी यही है आज की। एटलीस्ट आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है, आप समझ सको और उस हिसाब से आप अपना काम कर सको। तो जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो रैली में इंटरेस्टेड है, जो आना चाहते हैं और जो टाइम पास के लिए, प्लीज़ हमें डीएम ना करें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी कर दी हैं अपनी वीडियो में। फिर भी लोग सेम क्वेश्चन डीएम करके, व्हाट्सअप करके, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कमेंट में सेम चीज़ पूछते और टाइम पास करते हैं। तो अगर रियली इंटरेस्टेड हो, आप आना चाहते हो, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन जीनियन और वी विल रियली हेल्प टू डू यू। हाँ, तो ऐसे ही है ना, आप किसी भी एक चीज़ और नोटिस करना, आप किसी ना वीडियो पूरी देखना, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप किसी एजेंसी में देखो कॉल करते हो जाने के लिए किसी भी आउट ऑफ कंट्री, आपको मैसेज कर करके वही परेशान कर देते हैं, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई बंदा जेन्युइन नहीं है, आपके जो पीछे पड़े हुए हैं। जिनके पास जो वैकेंसी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया मे बी जुलाई के बाद जो पोलैंड का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो। हाँ, तो फिलहाल हम देखो बाकी कंट्रियों का क्यों नहीं करते, जिसका वीज़ा लगना ही नहीं तो उसका करना क्यों है। सीधी साफ बात है, कहते पंजाबी में जेड़े पिंड नहीं जाना था राह क्यों पूछना। सीधी साफ क्लियर बात है जो हमने अभी बता दिया, ठीक है। बाकी जो बताया आपको लैंग्वेज, लैंग्वेज को कि अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर अप्लाई के लिए। आपको पीआर नहीं मिल जाता, आप एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपको खुद ट्राई करना है। आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का एटलीस्ट आपको बेसिक लैंग्वेज आना चाहिए। आपको कोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली प्रेजेंट हो, आपको इंस्टीट्यूट में जाके करना होगा। वहाँ की फ़ाइल प्रिपरेशन होगी, आपका कार्ड होना चाहिए कि आप 5 साल रह चुके हो, आपका 1 से 5 ईयर्स तक आपका जो टीआरसी कार्ड होना चाहिए, और भी बहुत सारा पेपर होता है। आप वहाँ की गवर्नमेंट को आप सबमिट करते हो, तब आपके जाकर पीआर का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कहीं पे भी जाओ एटलीस्ट आप स्टार्ट करो लोकल लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप सेट कर रहे हो माइंड उस कंट्री पे रहने का, सेटल्ड होने का। तो ये आपकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू टेक सम इनिशिएटिव फॉर योर फ्यूचर।
not depending on the agency, not depending on any consultant. They will do each and everything, because you are educated, you have to be patient, because वीज़ा आने में एक टाइम लगता है 3 to 4 मंथ्स या मिनिमम 6 मंथ। आप खुद एडुकेटेड हो, और हर चीज़ को एक ही क्वेश्चन को बार बार व्हाट्सअप करके DM करके पूछना, ये सही नहीं है। आपने एक फ़ाइल स्टार्ट किया है तो आपको पता है 6 महीना में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है, और हर काम के लिए एक टाइम लगता है, और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आज रजिस्ट्रेशन कराया आपने, कल होकर पूछेगा मेरा क्या हुआ, मेरा वीज़ा कब आ रहा। तो इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट वीज़ा नहीं लगता है। तो इंटरव्यू के बाद आपका ऑफ़र लेटर आता है। जब आपका ऑफ़र लेटर रिसीव होता है, उसके बाद कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ यू आपका वर्क परमिट अप्लाई करती है अपनी गवर्नमेंट को। जब वो वर्क परमिट इशू होता है, उसके बाद BFS का फ़ाइल का चेक लिस्ट, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि चेक लिस्ट का प्रिपरेशन हम आपको करके देंगे। जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, जो हेल्थ केयर है, और आपका जो ट्रैवल अलाउंस है, सारा कुछ हम कंप्लीट करके देंगे। सिर्फ आपको BFS में जाके प्रेजेंट होके आपको अपना फाइल सबमिट करना है। और उसके बाद वीज़ा का 99% गारंटी हम देते हैं ग्रीस के लिए कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और वीज़ा के बाद जो पेमेंट है, अगर आप आना चाहते हो तो पेमेंट आप हमें कर देना। उसके बाद हम आपको टिकट के साथ आपको देंगे, और आप जैसे ग्रीस लैंड करोगे कंपनी आपको रिसीव भी करेगी। और सबसे बड़ा चीज़ है, ग्रीस में आपको एकोमोडेशन मिल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दीपक ने जो बताई या मुझे बताई, फिर भी आपको कुछ बातें अगर समझ नहीं आ सकी, आप हमें DM करें, हमें कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।